अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। इलेक्शन की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी किया है, वहीं तमाम तर जमातें भी अपने अपने तौर पर उम्मीदवारों के टिकट के हवाले से इजलास भी बुला रही हैं और उन्हें हतमी शक्ल दे रही हैं। तो थोड़े ही दिनों में सब वाज़े हो जाएगा कि किस जमात की तरफ से कौन सा उम्मीदवार किस हलके के लिए खड़ा हो रहा है और कौन कौन टिकट हासिल करने में कामयाब हुआ है। तो अब गेम जो है वो बड़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां पर हम देख रहे हैं कि PMLN के पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे हलके हैं जहां पर मुतादिद उम्मीदवार ख़्वाह हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए। तो वहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जो कि ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रही है, उनके लिए सूरत हाल काफ़ी दिगरगूं है, क्योंकि फ़िलहाल नज़र आ रहा है कि उनके बहुत से रहनुमा या तो जेलों में हैं या फिर रूपोश हैं। तो उनकी जानिब से कौन कैंडिडेट्स होंगे और जब उनके नाम सामने आएंगे तो क्या वो फिर अपनी कैंपेन भी चला पाएंगे या नहीं। तो बहुत सारे सवालात हैं जो स्टिल उनके ऊपर अभी मंडला रहे हैं। इसके साथ साथ कल जो बैट के हवाले से अहम फैसला है वो भी आना है, क्योंकि कल इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो हतमी समाअत करेंगे और फिर हो सकता है कि कल ही या फिर शायद अगले कुछ दिनों में इस सिलसिले में वाज़े तौर पर ऐलान हो जाएगा कि बैट PTI के पास रहेगा या नहीं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मामला होगा। कुछ अहम शमूलियतों के हवाले से भी जिक्र कर दें, जहाँ PMLN को कल हमने देखा कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने खैरबाद का, वहीं आज पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह दिया जी लतीफ़ खोसा साहब ने। यूँ तो वो पहले ही से उन्हें तकरीबन दूर ही थे PTI से, पीपल्स पार्टी से, लेकिन आज बाकायदा उन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार कर लिया है। तो उनका आना PTI के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सबको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहती हूँ और ख़ास तौर पर खुशामदीद कहती हूँ रज़ा अहमद रूमी साहब को, सीनियर तज्ज़ियाकार, आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। रूमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं शॉर्ट कमेंट लूँ चौधरी साहब से भी, इमरान साहब से भी, और फिर आपकी तरफ भी आती हूँ तफसीली, फिर आपसे बात भी करेंगे। इमरान साहब, अगर हम टिकटों के हवाले से बात करें तो आपके ख्याल से इस वक्त हॉट टिकट किस जमात का है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, इस वक्त हॉट टिकट बिलाशुबा मुस्लिम लीग नून का है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमेशा मैं जो बात करता हूँ इस प्रोग्राम में कि परसेप्शन बड़ा मैटर करता है, जो सियासत होती है, इंतखाबी सियासत। तो इस वक्त क्योंकि परसेप्शन ये बन चुका है कि शायद अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून ही बनाने जा रही है, हालांकि माजी में कई परसेप्शन जो हैं वो गलत भी साबित हुए हैं। लेकिन अब क्योंकि ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है, और ख़ुद दीगर जो जमातें हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, वो तहरीक इंसाफ हो, या जितनी भी जमातें हैं, वो उनकी तरफ से भी इस बात का इंदिया ज़ाहिर किया जा रहा है और बार बार ये बात दोहराई जा रही है। तो उससे मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिल रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत बनाने जा रही है। जब ये पोजीशन हो तो फिर वो उस टिकट की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि बड़ा वहाँ पे भी दंगल है टिकट्स के मामले पर, क्योंकि एक एक हलके में कई कई उम्मीदवार हैं, कुछ लोगों को एडजस्ट भी करना है, कुछ लोग सच में उनके पुराने कैंडिडेट्स भी हैं। तो ये आपको लगता है कि मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे? मरियम नवाज़ साहिबा का एक ग्रुप, खबरें ये चल रही हैं, और शहबाज शरीफ साहब हैं, और दोनों के दरमियान भी एक आपस में रिफ्ट है कि किसको टिकट देना है किसको नहीं। अच्छा समीना, ऐसी बातें शुरू से आपको याद है, माजी में भी यहाँ जब बातें होती थी तो मैं हमेशा कहता था कि नून मीम शीन ये कुछ नहीं है, एक ही है। शरीफ बरादरान की जो सियासत है वो उनकी सियासत का एक अपना अंदाज़ है, उनका अपना एक महवर है, और वो देखें मुल्क और पार्टी के वसी तर मफाद में जो पार्टी के मामलात हैं वो शरीफ फैमिली से बाहर नहीं जाने देते। उनका ये तरीक़ाकार है, वो आपस में सारी चीज़ें सलाह मशवरे से करते हैं, बाहर वो चाहे जिस मर्जी तरह का तासुर दें। देखें, जो आपने बात की कि मरियम नवाज़ का एक ग्रुप है, शहबाज शरीफ का, ऐसे नहीं। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब अगर किसी को टिकट ना मिले तो वो मैं तो बड़ी कोशिश की थी सी चॉइस साहब, लेकिन पाजी नहीं बनने, और उसी तरह से मरियम नवाज़ ये कह दें कि ओहो हम तो आपको एडजस्ट करना चाहते थे रूमी साहब, लेकिन क्या करें, शहबाज अंकल जो है ना, उन्होंने कहा कि नहीं उस बंदे की बड़ी खिदमत है। तो ये इस तरह के सियासी मामला मैं मिसाल दे रहा हूँ आपकी, समीना पाशा की मिसाल दे रहा हूँ। मैंने कहा चौधरी साहब के हवाले से तो मुझे शक है कि ये कोई कैंडिडेट बन सकते हैं, तो ये तो समझ में आती है मिसाल रूमी साहब की। लिहाजा ये जो है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो बात आपने ये की कि जी कई उम्मीदवार हैं और दंगल है, ऐसा कोई मामला नहीं। हर पार्टी
जब टिकट देना होता है तो उसमें 20-20, 25-25 लोग अप्लाई करते हैं और टिकट सिर्फ एक कोई मिलता है। तो ठीक है जी, ये फाइनली ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो भी जाती हैं। लेकिन चौधरी साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है कि टिकट के हवाले से PMLN की जो चॉइसेस हैं उसमें कोई टफ आपको लगता है कैंडिडेट्स हैं या बड़ी सिंपल और बड़ी वाज़ेह किस्म की चॉइसेस हैं? देखिए, PML नवाज़ जो है वो पुरानी सियासी जमात है। उनको जो उनका तारुफ है सियासी लोगों से, मुख्तलिफ हल्के के लोगों से, वो पुराना है। और ऐसी जमातें जो हैं उनको देखिए, ये जो सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली के जो उम्मीदवारान होते हैं ना, ये हल्कों में 1-1, 2-2 से ज़्यादा नहीं होते। आपको जो पोटेंशियल, मतलब लड़ने को तो 20-20 बंदे भी कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली आके एनालिसिस करते हैं तो 1-2 से ज़्यादा बंदा नहीं होता। हर पार्टी के ऊपर एक ही चॉइस होती है, ये 2 मैक्सिमम चॉइसेस होती हैं। और जहाँ तक ये बात है कि जो डिज़र्टर थे या टर्न कोट्स थे, जो उन्होंने PTI से जब इनिशियली आई अदम एतमाद, तो जहाँ तक मेरी मालूमात हैं वो ये है कि उनके टिकट्स तो सबके कंफर्म हैं। मार्क्सवाद 3-4 हल्कों में जहाँ पे लोग जो है वो या टिकट लड़ना नहीं चाहते हैं या मतलब वहाँ पे कोई 1-2 हल्कों में कोई प्रॉब्लम्स हैं, बाकी कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सबके सब एडजस्ट होंगे और सबको टिकट्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ अब जो देखने वाली मेजर बात ये है समीना, वही तो देखनी है ना कि IPP के साथ नून लीग का क्या इंतखाबी इत्तेहाद होता है और वहाँ पे उनको कितनी सीट एडजस्टमेंट। फिलहाल तो वो यही कह रहे हैं कि अभी बातचीत ज़रूर हुई है लेकिन कुछ ऐसी बात है नहीं। वो ठीक बात है, लेकिन देखें IPP का भी प्रॉब्लम, IPP की भी मजबूरी है नून लीग के साथ जाना। अगर बिल्कुल सियासी टर्म्स में बात की जाए तो IPP अभी इतनी इफेक्टिव जमात नहीं है कि वो जाके अपने तहीं पे वो PTI को भी टक्कर दे दे और नून लीग को भी टक्कर दे दे। ये मुमकिन नहीं नज़र आता। पोलिटिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उनको किसी ना किसी का साथ इत्तेहाद करके अपनी सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने या जिन ये मामला उस वक्त कराया था, देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं होती। मियाँ साहबान जो हैं वो भी इस पोजीशन में शायद हैं या नहीं हैं कि वो किसी को इनकार कर सकते हैं। IPP को और MPM को और बाप को उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इन 3-4 जमातों ने, JUI वगैरह ने, इन 3-4 जमातों ने इस सारे प्रोसेस की बुनियाद रखी थी। और पॉलिटिकली ये मुमकिन नहीं होता कि आप अगर किसी को लेके अबैंडन कर दें फिर बाद में अलग थलग करके मुश्किल। और वैसे भी वाकई आपकी ये बात बड़ी सही है और नज़र आती है वाज़े तौर पर कि जो नई जमात है उनके लिए तनहा खुद पर एतमाद करके इलेक्शन लड़ना खासा मुश्किल भी है। लेकिन रूमी साहब, आपके नज़दीक हॉट टिकट किसका है? ख़ास तौर पर पंजाब में तो इस वक्त कहा जा रहा है कि सही जो बैटल ग्राउंड है दैट इज़ पंजाब। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर बड़ा देखभाल के ही टिकट का मामला तय करना पड़ेगा PMLN को, अगर वो वाकई यहाँ पर बड़ी मार्जिन से सीटें लेना चाहती है? जी बिल्कुल। पहली तो ये बात है कि पंजाब का ही मार्का होता है। देखिए, पाकिस्तान का इंतखाबी निज़ाम और आइनी स्कीम जो है उसके तहत पंजाब की जो सीटें हैं, जो भी पार्टी पंजाब जीती है वो फिर इस्लामाबाद में हुकूमत बना सकती है। और पंजाब में अगर वो ना जीत पाए तो फिर उनका हुकूमत बनाना भी मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाता है। इसलिए बैटल ग्राउंड बिल्कुल यहीं पर है। और जाहिर बात है कि PTI और PMLN दोनों ही बड़ी पार्टी हैं जिनका पंजाब में अच्छा खासा जिसे कहना चाहिए वोट बैंक है मौजूद, और उन्हीं के दरमियान कॉन्टेस्ट है। और अगर आप उसका मारूजी अंदाज में तज्जिया कर लें तो PTI के ऊपर तो जैसे आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि बहुत सी डिसएडवांटेजेस हैं, ख़ुसूसन ये कि उनके जो मरकज़ी रहनुमा जो कि वोट मोबिलाइज़र हैं वो कैंपेन में नहीं है और ना ही होने का उनका इम्कान दिखाई दे रहा है। तो उस सूरत में जो एडवांटेज है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल जाता है। और यही वजह है कि जैसे अभी कहा गया, मैं इत्तफाक करता हूँ कि हॉट टिकट्स वही हैं और इसीलिए अभी जो खींचातानी भी स्टार्ट हो गई है, सीट एडजस्टमेंट का मामला और धड़ाधड़ पार्टी की टिकट के लिए दरखास्तें भी आना शुरू हो गई हैं। तो यकीनन PMLN जो है इस वक्त वो उसका पलड़ा भारी भी है और अगली हुकूमत वो बनाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मसाइल बहुत से होंगे, उसके ऊपर आगे चल के हम बात कर लेते हैं। और सबसे बड़ा जो मसला शॉर्ट टर्म में तो यही होगा कि ये जो इंतखाबात जिस तरीके से हो रहे हैं, जो इस वक्त की फ़ज़ा है प्री पोल
अरेंजमेंट्स की, उसमें इंतखाबात के ऊपर बहुत से सवालिया निशान उठ रहे हैं और उठेंगे। तो उस सूरत हाल में हमने देखा है माजी में कि जब इस तरह से फिर हुकूमतें आती हैं फिर वो स्टेबल नहीं होती, क्योंकि उनको उनकी लेजिटिमेसी को या जिस इलेक्टोरल प्रोसेस से वो निकल कर आए होते हैं वो उसी को मशकूक देखा जाता है या जाहिर किया जाता है। जी, तो ये अभी आपको लग रहा है कि पीटीआई तमाम मुल्क में तमाम हलकों पर कैंडिडेट खड़े करने की पोजीशन में है, और कितना मुश्किल होगा ये सारा प्रोसेस इन्हें फाइनलाइज करना, क्योंकि हतमी उनका ये कहना है कि जो चॉइस है वो खान साहब की है, खान साहब जेल में हैं, उस तरह से कोर कमेटी के साथ उनका राब्ता नहीं है। तो ये तो चीज़ें फिर बड़ी कंफ्यूज करेंगी कि कौन पार्टी का टिकट लेने में कामयाब हो रहा है, किसको कौन इमरान खान साहब की चॉइस थी या कहीं पर कोई गड़बड़ हुई है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। जी, कोई शक नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन। और कैंडिडेट्स देखिए, जब हम ये जिक्र करते हैं ना कि कैंडिडेट्स भी 2-3 तरह के होते हैं हमारे इंतखाबात में। एक कैंडिडेट तो वो होते हैं कि जैसे कि जो कि पार्टी वर्कर्स होते हैं, मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक़ होता है, कभी कभी मेहनत कश तबके से भी शाज़ो नादिर वो आगे आ जाते हैं, उनके पीछे पार्टी की सपोर्ट होती है जो उनको जितवा देती है। जैसे कि 1970 में हमने देखा था हमारी तारीख में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे, और उसको हरफे आम में खंबा भी कहा जाता है कि खंबा भी खड़ा होगा तो उसको वोट दे देते हैं। दूसरा जो सिक्का राइजुल वक्त है वो इलेक्टेबल का है, यानी कि आपको पता है कि अब इलेक्शन लड़ना जो है वो बाकायदा एक साइंस भी है और एक बिजनेस भी है। तो उसमें करोड़ों का खेल होता है। 8-10 करोड़ तो अब एमएनए की सीट के ऊपर आम तरीके से खर्चा जाता है। जी, तो उस सूरत हाल में आपको एक तगड़ा उम्मीदवार चाहिए होता है जिसके पास 10 करोड़ रुपया लगाने का या 8 करोड़ या 7 करोड़ कैश मौजूद हो जो वो फेंक सकता है इंतखाबी मैदान में। तो इस वक्त वो वाले कैंडिडेट्स पीटीआई के पास कम हैं और शायद वो नहीं दस्तयाब होंगे, और ज़्यादा उनके पास ये इसी तरह के होंगे जो पार्टी के नजरियाती कारकुन हैं। ठीक, राइट। लेकिन इमरान साहब जी आप करिए। और तीसरी टाइप अभी पीटीआई ने उसको मुतारिफ करा दिया, और वो है वकला बरादरी से जो लोगों को टिकट्स दिए जा रहे हैं कि वो ना तो उनको आसानी से अरेस्ट किया जाएगा, ना बिठाया जाएगा, ना धमकाया जाएगा। तो ये अब पीटीआई के पास वकला तो हैं, वर्कर्स होंगे, लेकिन इलेक्टेबल्स नहीं होंगे। जी, राइट। इमरान साहब, ये स्ट्रैटेजी तो फिलहाल नज़र आ रही है कि वकला को भी टिकट दिए जाएंगे और नज़रियाती कारकुन जो हैं शायद लो प्रोफाइल हों लेकिन उनको मिल सकता है टिकट। लेकिन ये आपको नज़र आ रहा है कि जो ये लोग हैं, अभी तो ये कहा जा रहा है कि वकला को शायद अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा, वो कैंपेन भी कर सकेंगे, लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा है शेर अफजल मरवत साहब को भी अरेस्ट किया गया है। शोएब शाहीन साहब कोयटा पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर कैंपेन नहीं उस तरह नहीं करने दी गई। तो फिर ये चीज़ें तो उनके साथ भी हो सकती हैं अल्टीमेटली, और फिर ऐसा होगा कि कैंडिडेट होगा ही नहीं पीटीआई का, या फिर कम कैंडिडेट हलकों पे हमें नजर आएंगे। समीना, एक मुख्तसर सी बात जो रज़ा रूमी साहब अभी कह रहे थे ना, उसमें ज़रूर शामिल करना चाहूँगा। इन्होंने कहा इलेक्टेबल्स और ख़ास तौर पे वो जो 8-10 करोड़ रुपए खर्च कर सके। इसमें छोटी सी एक बात मजीद शामिल करनी, और वो भी ख़ास तौर पे इलेक्टेबल जिनके पास 20-25 हज़ार वोटों का अपना भी एक वोट बैंक हो, वो चाहे बरादरी का वोट हो, चाहे वो इलाके का वोट हो, जो भी, उसके साथ जब उनका अपने वोट के साथ पार्टी का वोट मिलता। अब आ जाते हैं पीटीआई के मामला की तरफ। देखिए, वकला नो डाउट बड़े बहादुर लोग हैं और बड़ी वो तहरीकों में हिस्सा भी लेते हैं, चलते भी हैं। अब उनके लिए मुझे ये बताएं कि अगर पीटीआई सपोज 100 वकला को टिकट जारी कर देती है तो शायद उसमें से 5 हों ऐसे जो 10-12 करोड़ रुपए खर्च कर सकें। पहली बात तो ये है, उनके पास उतने पैसे ही नहीं होंगे सिवाय चंद वकला को छोड़ के। आप देखें जो बड़े बड़े चैम्बर से जिनका ताल्लुक है या जिनके दूसरे मामलात हैं, अदरवाइज वकला बेचारे को इतने मालदार लोग नहीं होते कि वो 8-8, 10-10 करोड़ रुपया इलेक्शन पे खर्च कर सके। दूसरा, बाहर की सियासत कुछ और होती है, वहाँ पे ग्रुपिंग कुछ ही और तरह की होती है। हल्के में जब आप जाएंगे तो क्या की सियासत एक बिल्कुल डिफरेंट है, और वहाँ पे आपने देखे लाखों वोटों के साथ इंटरेक्ट करना होता है। वहाँ पे आपने कई किलोमीटर का आपका हल्का होता है और वो सारा मोबिलाइज करना और चीज़ें। और फिर सबसे अहम बात यह है कि इंतज़ामी तौर पे आप क्या, अगर आपको ना भी गिरफ्तार किया जाए
लेकिन इतने मामलात में आप उलझे हों कि रोज़ाना आपको 3-3 अदालतों में जाना पड़े, कभी किसी कचहरी में, कभी किसी अदालत में, कभी कहीं, तो फिर आप कैंपेन कब करेंगे? ठीक, तो ये जितने मामलात हैं, ये इसका डिसएडवांटेज बहरहाल पीटीआई के साथ। लेकिन चौधरी साहब, अब सबने वकीला के ऊपर बात की और वकील हमारे साथ ही था, फिर सबसे साहिब राय तो चौधरी साहब की है इसमें। चौधरी साहब, वकीला को टिकट देना कैसा आइडिया है? और वो कोई प्रोफेशनली सियासतदान तो नहीं होते, तो क्या वो हल्के की सियासत, इलेक्शन डे की मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें, फिर जो जैसे बात हो रही है कि रुपया पैसा उसका भी इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है हमारे यहाँ तो इलेक्शन में, तो ये सब चीज़ें देख पाएंगे जो पीटीआई के कैंडिडेट होंगे वकील? नहीं, मेरा ख्याल में हर वकील को तो आप टिकट दे के ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जीत जाएंगे। देखिए, वकला जो हैं वो ज़ाहिर कुछ सियासतदान होते हैं, कुछ सियासतदान घरानों से हैं जिनका इलेक्टेबल्स भी हैं उनमें से, लेकिन वो कम है। लेकिन अगर आप जनरली ये कहें कि आप जिस वकील को पीटीआई का टिकट देंगे वो जीतेगा, मेरे ख्याल में ये परसेप्शन ज़रा सही नहीं है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन डे जो मैनेज करना होता है वो बड़ा मुश्किल काम है। पैसों के अलावा जो है, जिस किस्म की इस वक्त सिचुएशन है, जिस तरह से टाइट न्यूज़ है उनके अगेंस्ट, वो कैसे उनके सपोर्टर्स जो हैं वो अपने बंदे ही नहीं ला सकें अगर वोटर उस दिन खुद ना निकले। और ये देहाती एरियाज़ में तो ख़ास कर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। चलो अर्बन एरियाज़ में तो आप कह सकते हैं कि वोटर जो है वो नज़रियाती वोटर होता है और चला जाता है। कैंपेन के अपने प्रॉब्लम्स हैं। कैंपेन बड़ा शॉर्ट कैंपेन है इस बार, कोई हार्डली 3 हफ्ते का कैंपेन होगा, तो लिहाजा जो एक्सपेंसेस हैं वो तो ज़्यादा नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 90 दिनों का इलेक्शन होता है या 120 दिनों का इलेक्शन होता है तो उसमें एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी बाहर तो और एक्सपेंसेस फॉर इलेक्शन एंड इलेक्शन, नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन होता है, उसमें एक्सपेंसेस होते हैं। पेट्रोल की कीमतें आप देखें, इकॉनमी में हर चीज़। लेकिन तो मुझे ये लगता है कि इस बार ये जो इलेक्शंस होने जा रहा है, जैसे रज़ा ने कहा है ना कि 71 में पीपल्स पार्टी जीती थी, 71 में मुजीब भी जीते थे बांग्लादेश में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर उनको रिकग्नाइज़ नहीं किया गया और फिर 1 साल के अंदर जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है। हम आज भी 16 दिसंबर को उस हादसे की याद में मनाते हैं कि पाकिस्तान जब 2 लख्त हुआ। इलेक्शंस, मैंने हमेशा ये कहा है कि सिर्फ इलेक्शन ज़रूरी नहीं होते, असास बिल्कुल हैं, जमहूरियत की असास इलेक्शंस हैं, साफ शफाफ इलेक्शन। और इलेक्शंस जिसमें सारे, आप देखिए ना कि जिस तरह से इलेक्टेबल्स को हाँका जा रहा है या जिस तरह से मामला किया जा रहा है, इसकी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो खुद तो लोग कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जो हमारे जयद सियासतदान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, वो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, मुतनाज़ हो गया। जिस तरह से इस इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने भी माजरत के साथ इसको उस तरह से नहीं देखा जिस तरह से देखना चाहिए था। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद एक बात मैं कहूँगा कि जमहूरियत ना होने से मिनिमम जमहूरियत जो है वो भी बेहतर होती है। तो किसी तरीके से, लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पीटीआई के टिकट पर नहीं लोग लड़ते तो जो आज़ाद हैं, जो कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, जिनको ये जो कि हरा सकते हैं इस वक्त जो नून लीग के कैंडिडेट्स हैं, अगर आप उनको भी इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे तो फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट तो होगी। बिल्कुल ठीक है। रूमी साहब, ये तो बात सामने आ रही कि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो प्रॉब्लम है अभी हमने देखा है कि जिसके ऊपर डिसीजन भी आया है, आरओज़ के हवाले से जो बात की है पीटीआई ने, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि यही जो सिलसिला है उसी तरह से ही इलेक्शन होंगे, और बल्कि नोटिस भी हो गया जिस बेचारे ने पिटिशन की, उमैर न्याजी साहब ने। तो आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? दैट मीन्स के फिर इस चीज़ को तो एड्रेस नहीं किया गया। क्या उनकी जो कंसर्न्स थे वो वाकई जेन्युइन नहीं थे? देखिए, कंसर्न्स उनके एक हद तक बिल्कुल जेन्युइन है, और उसमें जो पहली बात है, बस आप डिप्टी कमिश्नर्स को देख लीजिए ना, बड़े शहरों में जहाँ पे पीटीआई के वर्कर्स को एमपीओ में बंद किया गया है। एमपीओ एक अमन अमा का एक को बरकरार रखने का कानून है नौआबादियाती दौर से, और उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपके खिलाफ कोई चार्ज हो या ये आप, हाँ, खदशा हो सकता है कि आप नक्शे अमन में जो है उसका बायस बन जाएंगे और उसमें आपको पकड़ के धर लिया जाता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि वही लोग जो कि उनको पकड़े एमपीओ के तहत, उनके वर्कर्स को, वो फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स अगर वो होंगे तो यकीनन पीटीआई की बात में किसी हद तक वजन है। मगर जिस अंदाज से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये केस किया
और उसके बाद अब पेशावर हाई कोर्ट में भी फाइल किया है और उसका फिर नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया। तो ये उनके दावे की नफ़ी करता है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। उन्हीं को सबसे ज़्यादा खतरा था कि इलेक्शन करवा के देख लो, इलेक्शन करवाओ और पता लग जाएगा और वगैरह वगैरह। और एक तरफ उनका वो कहना है, दूसरी तरफ वो इस तरह की जो पिटिशंस भी कर रहे हैं जिससे कि इलेक्शंस में इल्तवा का खदशा हो। माजूद के साथ मैं यहाँ से आपको ये पूछना चाहूँगा कि क्या इलेक्शन करवाना और साफ शफाफ इलेक्शन करवाना, क्या ये दोनों डिज़ायर साथ में नहीं चल सकती? अगर मैंने जैसे अगर पीटीआई ने पटिशन दायर करना तो हर किसी का हक है और पीटीआई की पटिशंस के साथ जो हशर होता है वो तो देख रहे हैं सारों ने, लेकिन आरओज़ जो हैं अगर वही मुतनाज़े होंगे तो फिर इलेक्शंस को कौन मानेगा? एक पार्टी के कहने पे तो आप इलेक्शन नहीं करवा रहे ना। इलेक्शन तो आइन और कानून के कहने के मुताबिक होते हैं। वो ये अलहदा बात है कि बाजी करीब में उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया। नहीं, लेकिन सब इसमें एक बात और भी है ना, पिटीशन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पिटीशन फाइल करना तो क्या वो ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं जा सकती? नहीं, पिटीशन फाइल करना बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये भी है, आप ये देखें कि जो उनको नोटिस जारी हुआ है वो इस पे नहीं हुआ कि आपने ये पिटीशन क्यों की है, वो तो ये हुआ है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और उसके खिलाफ आप ये चले गए। तो आप ये देखें, नहीं मेरी गुजारिश तो मेरी गुजारिश सुने। दूसरी एक छोटी सी बात, रजा साहब इसमें आप ये भी शामिल कर दें कि मान लिया कि डीसी जो हैं डिप्टी कमिश्नर्स, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो मुतनाज़े हैं, तो क्या हमारे जज साहबान सारे शफाफ हैं? क्या वो मुतनाज़े नहीं हैं? बहुत सारे जज साहबान हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसले दिए होंगे, कुछ ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ दिए होंगे। सर वो आरोज तो लगेंगे ना। कैसे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट नहीं सर, हाई कोर्ट के नहीं, नैब के जज कहां पे आरोज लगते हैं? सर नीचे हर जगह पे केसेस तो चल रहे हैं। जी मैं थोड़ी अर्ज कर दूं। जी जी थोड़ी सी एक दो जुमले ही बस कहना चाहता हूँ। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि सिर्फ इलेक्शन होना काफ़ी नहीं होते, वो शफाफ भी होने चाहिए और वो सबको काबिल कबूल भी होने चाहिए, लेकिन उसमें एक प्रोसेस फ़र्क है। प्रोसेस ये है कि अगर आरोज के ऊपर कोई इतराज़ हो तो वो इलेक्शन कमीशन को बताया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन की ये पावर्स हैं कि वो उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए ये जो मामला है ना कि अदालती अफसरान को लगाने के लिए यही पार्टी जो है पीटीआई और पीपीपी 2013 के इलेक्शन के बाद ये रिकॉर्ड पर हैं, इन्होंने बेतहाशा कंप्लेंट्स की कि उस वक्त की अदलिया जो थी जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे और बाकायदा जरदारी साहब ने भी ये इल्ज़ाम लगाया और इमरान खान साहब ने भी लगाया कि 2013 के इंतखाबात बिल्कुल ठीक जी आरोज थे, उन्होंने धांधली की है। ये अब देखें ना, अगर अब वो उस वक्त वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? ओवरसीज पाकिस्तानी जो ये तो नहीं, मेरा ख्याल है उस वक्त तक इन्हें डीसीज के इस तरह लगे थे ना, तो अब तो उन्हें वही इलेक्शन ज्यादा अच्छे लग रहे होंगे कि ये तो इससे तो बेहतर वही था। लेकिन जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस और फर्दर बात करेंगे। पीटीआई में अहम शमूलियत भी हुई है, शुनीद है कि कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। फिर आगे चलकर बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के कुछ अहम फैसले आने हैं अगले चंद हफ्तों में, तो उसके ऊपर भी बात होगी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। और आज लतीफ़ खोसा साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, सीनियर रहनुमा जो पीपल्स पार्टी में रहे हैं, आज पीटीआई में बाकायदा शामिल हो गए हैं। बड़े अरसे से उनके आने की खबरें चल रही थी। वकालत तो वो कर ही रहे हैं चेयरमैन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ अब क्या वो वाकई इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, इस पर भी बात होगी। साबिक अटॉर्नी जनरल रहे, एक वसी तजर्बा है उनका। और इमरान साहब, आपके ख्याल से कुछ खुशगवार हवा का झोंका है ये पीटीआई के लिए कि जहां हर कोई इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि भाई हम छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ पे एक नामवर सियासतदान ने कहा है कि जी मैं आ रहा हूँ, तो कितना होपफुल है ये, बल्कि उम्मीद अफजा है पीटीआई के लिए? हाँ, ये बड़ा उम्मीद अफजा है कि जो इमरान खान साहब का एक मंशूर था करप्शन के ख़िलाफ़ कि मैं करप्शन ख़त्म करना चाहता हूँ, और मुल्क जो बड़े नेक नाम लोग हैं वो पीटीआई उनकी जमात है, और पीटीआई में बड़े, मुझे आप ये बता दें लतीफ़ खोसा साहब बसीयत वकील, उनका बड़ा मुकाम है, सीनियर वकील हैं, बड़ा कौन
कौन से हल्के में उन्होंने कभी सियासत की है, कितने को वो इलेक्शन जीते हैं, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है। सेनेटर इसलिए वो होते रहे कि बीबी के अल्लाह जन्नत नसीब करे बड़े करीब थे, फिर जरदारी साहब केसेस वो लड़ते रहे इसलिए उनके करीब थे। अब ये उनकी प्रोफेशनल एबिलिटी है बतौर से, हाँ जी, वो भी जरदारी साहब से ताल्लुक के बिना पे ही रहे हैं ना। उनकी कुछ सियासी अचीवमेंट है तो वो बताएं कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या किया, क्या नेक नामी उनके उस पे है। वकला की सियासत, अगर वकला से ही, उनकी बरादरी से ही आप पूछ लें तो वो आपको ऐसे ऐसे किस्से सुनाएंगे मुल्तान से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कि अमान अल हफीज़। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि क्रेडिबिलिटी से। अब यही बात है कि इमरान खान साहब जो पीटीआई के लिए नारे लगाते थे और जो आईआईपीटीआई करप्शन, हाँ, तो बात की बात रहेगी, इस वक्त तो सर्वाइवल की जंग है उसमें। क्या बात है आपकी। देखिए बहरहाल जो भी है ये उनकी पार्टी है, लतीफ़ खोसा साहब का फैसला है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पीटीआई को ये आप टीवी प्रोग्राम्स में, करंट अफेयर शो में ज़रूर इससे तकवीयत मिलेगी। बाकी अगर आप ये समझे कि ऑन ग्राउंड लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उनकी शमूलियत से पीटीआई को एक सीट भी जीत लेगी तो मैं बड़ी माज़रत के साथ मैं नहीं ये समझता कि एक कोई सीट भी वो जीत सके। वो एक बड़ा ट्राइब है साउथ पंजाब का, और साउथ पंजाब के भी जो सर्वे पोल्स आ रहे हैं तो उनमें अगर वहाँ पे किसी सीट से वो इलेक्शन लड़ते हैं या उनके साहबजादे इलेक्शन लड़ते हैं तो वो फिर जो आप समझिए कि एक पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पे तो सामने आ सकते हैं। बाकी इलेक्शन जो है वो गेम होती है जी, वो अब हालात वक्त के मुताबिक चलते हैं, लेकिन ऐसे हालात में जब कोई पीटीआई की तरफ देख भी नहीं रहा, लतीफ़ खोसा का उसमें शमूलियत जुर्रतमंदाना फैसला तो है। लेकिन जो ट्राइब की बात है उस अफकार खोसा साहब और दोस्त मोहम्मद खोसा साहब और वो जो हैं ट्राइब की सियासत में वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं। माजी में भी कभी भी लतीफ़ खोसा साहब के साथ ट्राइब वाले चले। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ पीछे, जो आप 2 ज़िमनी इलेक्शन, एक राजनपुर का हुआ जो कि ये बिल्कुल डीजी खान राजनपुर मुजफ्फरगढ़ वगैरह एक ही इलाका है, उसके साथ लिया में जो हुआ उसमें जो ख़ातीन वोटर्स की जो थी ना प्रेजेंस भी, और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा थी, और वहाँ पे मतलब एक अमेजिंग तौर पे रिएक्शन जो है वो ज़्यादा था। और अच्छा, लेकिन आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए रूमी साहब, ये एक परसेप्शन है कि भले मुश्किलात अलग अपनी जगह, ग्राउंड रियलिटी है वो भी पीटीआई के लिए, लेकिन एक पॉपुलर वोट तो है ना उनका जो एग्जिस्ट करता है, हमें नज़र आता है जब हम बातचीत करते हैं, लोगों से पता चलता है, जो पोल्स होते हैं उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो क्या अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि हल्के की सियासत तो रेगुलर नहीं कर रहा है, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब बहरहाल एक बड़ा नाम है और उनको इस पॉपुलर वोट का फ़ायदा होगा और फिर वो उसमें भी यानी कामयाबी का भी चांस रहेगा फिर तो इलेक्शन में उनका, अगर इस वोट के बुनियाद पर वो सोच रहे हैं कि वो उन्हें कामयाबी मिल सकती है? देखिए, पहली तो ये बात है कि अभी जो बात हो रही थी कि लतीफ़ खोसा साहब से क्या फ़ायदा होगा पीटीआई को, बात ये कि खोसा साहब को पीटीआई से फ़ायदा होगा, इसीलिए उन्होंने अपनी जो है इतने सालों की रफ़ाकत जो थी उनकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से और जरदारी साहब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उसको खैरबाद कहकर पार्टी तब्दील कर ली है। अब आपको पता है कि जो लोग पार्टियां तब्दील करते हैं उनको क्या कहा जाता है पाकिस्तान की डिक्शनरी में, सियासी में वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, गैर पार्लिमानी अल्फाज हो जाते हैं, लेकिन ये कि ये इस तरह की पार्टी बदलना और ये भी मौका परस्ती का ही एक और शाहकार नमूना है और कुछ नहीं इसको कहा जा सकता। लेकिन बात यह कि वो क्या किस तरह से झेलेंगे, देखिए उनकी भी मजबूरी थी, मैं उनको भी ज़्यादा ब्लेम नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बतदरीज पिछले 10-15 सालों में रफ्ता रफ्ता पंजाब से गायब हो गया है और वो खुदा जाने क्या हुआ। पीपीपी का ये कहना है वजह से ऐसा हुआ है और ये कि लेकिन बहुत से जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं जो कि समाज को स्टडी करते हैं, सियासियात के तालिब इल्म हैं, वो ये कहते हैं कि पंजाब का जो आबादी है, पंजाब का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बदल गया है। उसमें पीपल्स पार्टी की पुरानी 70 और 80 की सियासत जो है और नारे जो हैं वो अब नई जनरेशन के लिए, यंग लोगों के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं रहे। तो इन हालात में खोसा साहब अगर पीपीपी में रहते तो वो इलेक्शन ना जीत पाते, सेनेट में ही वो उनके आने का तरीका था, यहाँ वो गवर्नर लग गए थे। अब पीटीआई से कम से
कम ये है कि उनका एक चांस तो हुआ है कि वो अगर उनके वो अपने हलके में जैसे कि उन्होंने भी जिक्र किया डीजी खान का, राजनपुर का, उस इलाके में बड़ी सपोर्ट पीटीआई की दिखाई दी है पिछले इंतखाबात में, तो अगर वहाँ से वो इलेक्शन लड़के जीत जाते हैं तो फिर यकीनन उन्होंने तो सही फैसला किया है। लेकिन ये बात अभी देखना बाकी है कि लेकिन रोमी साहब, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे थे कि उन्होंने जो ज्वाइन की है पार्टी, उसे कोई यानी आमतौर पर पार्टी छोड़ना या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करना अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, लेकिन वो हम उन हालात में नहीं देखते कि जब कोई कमज़ोर पार्टी जब हो रही होती है और उससे कोई तगड़ी पार्टी में जाता है तो लोग कहते हैं कि जी अब इसको उसमें नज़र आ रहा है कि जी अब सारी जो आशीर्वाद है वो उसकी तरफ है, दस्ते शफकत उसकी तरफ है, तो लिहाजा उधर चले गए। लेकिन इस केस में तो उल्टा नज़र आ रहा है कि एक ऐसी पार्टी के जिसको बाकायदा ऐसा लग रहा है कि जिसके लिए सिचुएशन टाइट है, उसमें अगर कोई बंदा जा रहा है तो क्या उसको भी उसी खाते में डाला जाएगा कि जी इसने जो है वो किसी लालच की वजह से उसको ज्वाइन किया? नहीं, देखिए सिचुएशन टाइट, हाँ कुछ ऐसे ये जो प्रेशर में लोग जा रहे हैं वो तो यकीनन गलत बात है और उसको तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सियासत छोड़ दी है या आईपीपी में शामिल हो गए हैं या वो तो दबाव में, लेकिन खोसा साहब पे तो कोई दबाव नहीं है ना। खोसा साहब तो अपनी बिल्कुल मर्जी से ही इमरान खान के केसेस कर रहे हैं और वो उनकी मैं दूसरी तरफ से उसमें बात कर रही थी कि अगर एक वो यानी फेवरेट पार्टी में कोई जाए इस तरह से अपनी पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ के, तो वो तो समझ में आता है कि उस आप कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि जो आप गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एग्जैक्ट, तो जहाँ पे एक नजर आ रहा है कि एक पार्टी शायद हुकूमत नहीं बना पाएगी, लेकिन एक बंदा उस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है टफ सिचुएशंस में, रादर उनको शायद कुछ फेस भी करना पड़े उसको ज्वाइन करने में, तो उसको तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले सकते कि भाई ये बंदा जो है वो हो गया। ये बात आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बात ये कि यहाँ पर उनको अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ नहीं मिलना था खोसा साहब को। देखिए एतजाज अहसन साहब जो हैं उनके बारे में भी कभी खबर थी, वो खैर कंफर्म नहीं है, उनका भी कहा जा रहा था, आपको याद होगा कि वो भी इलेक्शन लड़ते रहे पिछले इंतखाबात में, उनकी अहलिया ने भी इलेक्शन लड़ा था लाहौर से और गालिबन मेरे ख्याल से उनको 2 या 3 हज़ार वोट मिले थे पीपीपी के टिकट के ऊपर। उससे पहले जो इलेक्शन था वो भी उन्होंने कंटेस्ट किया था, वहाँ भी काम नहीं बन सका था। तो इस वक्त तो उनका तो देखिए ना उनके लिए तो अब इंतखाबी सियासत तो पीपीपी के प्लेटफॉर्म से तो बिल्कुल पंजाब में मफकूज हो चुकी है। और नहीं, आई गॉट योर पॉइंट कि आप प्रैक्टिकली भी कह रहे हैं कि उनको ये नजर आ रहा था कि पंजाब में ये भी मैं आपको बता दूं। मैं गुजारिश करूं, खुरम खोसा साहब जो उनके साहबजादे हैं, अब थोड़ी सी मैं सर आपको जरा अंदर की बात बता दूं। हमारे वाकफा ने हाल ने जो बात बताई है वो ये है रजा रूमी साहब के लतीफ़ खोसा साहब ने जिस वक्त इमरान खान साहब के मुकदमात लिए थे उससे पहले से उनके पीपल्स पार्टी वालों के साथ मामला ठीक नहीं जा रहे थे। वो उस वक्त पार्टी बदलना चाहते थे। उन्होंने कुछ दोस्तों के ज़रिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी रब्ता किया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनको लेने से इनकार कर दिया। उधर से उन्हें लाल झंडी दिखा दी गई, वो बात उनकी किसी तौर भी सिरे नहीं चढ़ सकी। उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो पीटीआई की तरफ आएंगे और ये प्रॉपर उन्होंने बड़ा सोच समझ के ये मूव की और पहले उन्होंने उनके साथ बतौर वकील शामिल हुए और उसके बाद चेयरमैन के करीब आने के बाद साबिक चेयरमैन के उन्होंने अपनी ये जगह बनाई। वो असल में सर मैं वाकफान हाल की भी इंफॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा कर दूँ। वो ये है कि लतीफ़ खोसा साहब का पीपल्स पार्टी के साथ जो डिफरेंस जो दूरियाँ शुरू हुई थी वो पिछले सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में जो उसके हारने के बाद जब चौधरी एहसन पहुंच साहब, आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वकला में आसमा जहांगीर ग्रुप जिसे कहते हैं हम लोग, वो उसमें बड़े तगड़े हैं, वो हमारा भी ग्रुप वही है। तो उसमें वो उनका जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस में जो तकरीरियाँ थी या हर एक जो बड़ा लीडर है वो चाहता है, तो ये ज़्यादा जो दूरियां हैं लॉ ऑफिस उस वक्त तैनातियों में और उसमें शुरू हुई। उनको ज़ाहिर ज़रदारी साहब एक बड़े प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने इनको कहा कि नहीं कोई ऐसी बात, तो वहाँ से फिर ये दूरियां हुई और फिर इनकी शिकायत ज़रा बढ़ती। ठीक है, चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे इलेक्शन में कुछ अहम मुकदमात और फिर उनकी आगे चल के ज़ाहिर नताइज भी तो बड़ा इफेक्ट करेंगे वो आने वाले इलेक्शन को, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। जी
वेलकम बैक नाजरीन। और इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की कल समाअत है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मामला, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि बैट का निशान पीटीआई के पास रहेगा या नहीं। रजा रूमी साहब, आपको क्या नजर आ रहा है सर, बैट होगा बैलेट पेपर पर और पीटीआई के लिए होगा या फिर छिन जाएगा? देखिए, पहली तो ये बात है, उसूल की बात ये करनी चाहिए कि बैट को होना चाहिए हर सूरत में, और उसको छीनने का या छिन जाने का जो अगर कोई ऐसा प्लान है तो वो बिल्कुल गलत है। अब आ जाते हैं कि क्या वो वाकई ही में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें 2-3 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो सबसे पहले तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की शर्त थी जो उन्होंने करवा दी है, जैसे तैसे भी करवाए। उनकी सेहत के ऊपर भी अकबर एस बाबर ने बड़ा एतराज़ किया है, पिटिशन दायर कर दी है, और लेकिन गालिबन के वो शायद मामला आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा शायद वो पार्टी फंड्स का होता है, किसी ने साइन करना होता है उसके ऊपर जो स्टेटमेंट्स होती हैं। तो इस तरह की अगर तकनीकी बुनियादों के ऊपर कोई प्लान ऐसा है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर से गायब कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ वो बहुत ज़्यादा बैकफायर करेगा। और इन इंतखाबात के ऑलरेडी जो इन इंतखाबात के हवाले से शकूक व शुबात उभर रहे हैं, उनमें मज़ीद इजाफा होगा, बल्कि क्राइसिस बन जाएगा। इसलिए मेरा तो ये जो है प्रेडिक्शन यही है कि बल्ले का निशान होगा। हाँ, ये प्रेशर में रखने के लिए, धमकाने के लिए, डरावा देने के लिए, यस इट इज़, ये काम चलता रहेगा, लेकिन निशान होगा अल्टीमेटली। जी ठीक जी, इमरान साहब आपकी प्रेडिक्शन जैसे वो मैच पे प्रेडिक्शन होती है ना कि मैं रज़ा रूमी साहब की दोनों बातों से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। एक तो ये कि किसी तौर पे बल्ले का निशान जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा माजी में पीपल्स पार्टी का तलवार निशान होता था, उसके बाद इन्होंने वो छीन लिया और वो तीर पे इलेक्शन लड़े। तो क्या तीर पे इलेक्शन लड़के उनकी हुकूमत नहीं बनी? उन्हें इतना पसंद आया कि वो आज तक तीर पे ही लड़ते चले जा रहे हैं। बात ये है कि वो तीर जीत गया और तीर ने भी हुकूमत बना ली। उसी तरह से ये सियासी जमातें जो हैं, इनका ये इलेक्शन, ये मैं समझता हूँ एक छोटी हरकत होती है कि जी आप किसी को उसके निशान से महरूम कर दें। ये ऐसे ही है ना, किसी के नाम को कहें जी आपने ये नाम क्यों रखा, आप नाम चेंज करें, आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा कराई, लिहाजा रज़ा रूमी साहब के साथ रूमी नहीं रखा जाएगा, इमरान यकूब खान के साथ खान नहीं लिखा जाएगा, समीना पाशा नहीं लिख सकती, फवाद साहब अपने फैसल साहब चौधरी नहीं लिख सकते। ये ऐसी बातें इस तरह से नहीं होना चाहिए। दूसरी ये बात कि ड्रावा ज़रूर रहेगा, इन पे रखेंगे, इलेक्शन कमीशन अभी ये चलाएगा, कल मेरा ज़ाती ख्याल है फैसला भी नहीं होगा, अभी इसको लंबा करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, वो कहते हैं नहीं दबाव बढ़ा रहना चाहिए तो वो उसी तरह से ये करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एट एंड ऑफ द डे जब बैलेट पेपर छपेगा तो उसमें बल्ला छपेगा। जी रूमी साहब। जी, मैं सिर्फ एक पॉइंट ये कहता हूँ, देखिए बात ये है कि इसमें ये बात कहना बहुत ज़रूरी है, और अगरचे कि हमारी इस वक्त हमदर्दियाँ जो हैं वो यकीनन पाबंदे सिलासिल सियासी कारकुनान और लीडर्स जो हैं उनके साथ हैं, क्योंकि सियासी केसेस जो होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। लेकिन रोमी साहब इस एक छोटी सी क्रश, लेकिन 9 मई में इन्वॉल्व जो लोग हैं उनको निकाल के जो मासूम और बेगुनाह लोग हैं उनके साथ। हाँ जी, लेकिन खान साहब आप जो कहते हैं, मैं आपकी राय मेरे सर आंखों पर, लेकिन बात ये उस पर भी कोई आजादाना इंक्वायरी हो, कमीशन बने, कोई दूध का दूध पानी का पानी हो, अभी तक हर चीज वेग है। लेकिन मैं जो बात कह रहा था, मैं कह रहा था कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से इदारों के साथ जाके ना टकराव किया, अब ये इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अभी परसों भी जो उन्होंने बात की सहाफियों से मुख्तसर तरीन, वो तो कह रहे मेरे फेवरेट थे इमरान खान साहब, तस्वीर भी लगी हुई है फेवरेट थे। लेकिन उन्होंने उस बात को दोहराया कि मेरी अहलिया के उनकी अहलिया के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए, देखिए ना, किसी की बीवी बच्चों के ऊपर आप उनको हमला करना, सोशल मीडिया पे वो बात करना, जलसों में करना, ये जाती हमले हमारे कल्चर में गर्दाने जाते हैं। ये अच्छी तरह से अच्छी निगाह से देखे नहीं जाते। इसी तरह जो पाक दुश्मन बना लिए बहुत सारे चेयरमैन बिटिया ने, तो वो भुगतना पड़े, सारे एक तरफ इकट्ठे खड़े हो गए। ठीक हो गया, वक्त खत्म है। ठीक है, मैं जरा थोड़ा सा जल्दी से, इलेक्शन कमीशन, अदलिया और अफवाज पाकिस्तान, इन तीनों को
के साथ टकराव करके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। अब अगर ये तीनों मीडिया में भी बहुत है सर, राइट, मैं आपका पॉइंट ले गई। यस चौधरी साहब, पेशावर हाई कोर्ट का भी एक डिसीजन है फिलहाल कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी निशान के ऊपर हतमी फैसला ना करे और इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी। उसके बाद फिर कल ये समाअत, तो आपको लग रहा है कि पीटीआई बल्ला बचा सकेगी? मेरे ख्याल में कल तो इसको मैं एग्री करता हूँ खान साहब की बात से कि वो अपना उन्होंने चिकावा रखा है, चिकावा उन्होंने रखना है, वो तरह निकालते ना ले लेंगे ऐसे कर ले वैसे कर ले। असल में जो रज़ा रूमी की बात है, मैं देखें वो बिल्कुल मैं उससे काफ़ी हद तक मुतफिक हूँ। ये जो सोशल मीडिया और सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो गैर ज़रूरी कमेंट्स और टॉप लीडरशिप की तरफ से तहरीक इंसाफ के नॉन स्टॉप आते रहे, उससे बहुत नुकसान हुआ है, पार्टी का बहुत नुकसान हुआ है, वर्कर्स जो हैं वो बहुत सफ़र किए हैं। और एक बिल्कुल ये बात अपनी जगह सही है कि उनके और एक परसेप्शन भी ख़राब हुआ ना पार्टी का। देखिए बात ये है ना जी कि आप वर्कर्स को, ये पार्टीज जो होती हैं ये ख़ानदान की तरह होती हैं, पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं। इसको जो करने के वक्त जो है वो मामलात को देखा गया, बारीकी से देखा नहीं गया, बहुत ज़्यादा एक जो है ना वो रोलर कोस्टर चलाई गई, जिसकी वजह से हैजानी कैफियत हुई। रजानी कैफियत में फ़ैसले ठीक नहीं होते। बहुत सारे फ़ैसले ऐसे हुए हैं जिनको शायद बाद में हालात और वाक़यात ने दुरुस्त साबित नहीं किया है। और सुनी सुनाई बातों के ऊपर ये तो वहाँ पे एक कल्चर भी था कि जो कोई बात कहे कान में वो तो कर देते हैं, लेकिन और ये मामला जो है उसकी कॉस्ट जो है अब खान साहब को भी पे करनी पड़ी है, पार्टी को भी करनी पड़ी है, वर्कर्स को भी, लीडर्स को भी पे करनी पड़ी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक मैं सिर्फ कमेंट जो साहब आपका इस पे ज़रूर लेना चाह रही हूँ। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है सिविल एविएशन की तरफ से, जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही है सोशल मीडिया पर भी, कि जो जजेस साहब हैं और उनकी जो बेगमात हैं उनको इस्तिस्ना दिया गया है एयरपोर्ट्स पर कि उनकी कोई तलाशी वगैरह नहीं होगी, यानी जो सर्चिंग एक होती है। तो आपको इस पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब आप ये कहते हैं कि जी सबके लिए कानून एक जैसा है, तो किसी को क्यों उससे जो है आपने इस्तिस्ना दिया है? आपकी इस पर क्या राय है? बिल्कुल 100% मैं एग्री करता हूँ कि अगर ये जो नोटिफिकेशन है सिविल एविएशन अथॉरिटी का, ये बिल्कुल मज़ाक़ खेज़ है और कानून और आइन का मजाक है। आप कैसे ये प्रिविलेज क्लेम करते हैं? किस लॉ के तहत जो है जजेस जो हैं वो अपने आप को आम सिटीजन्स के साथ, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप जज थोड़ी होते हैं। आपकी जो जज की हैसियत है वो अदालत के अंदर होती है, आप वहाँ पे रहें। अगर हर तबका जो है, यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम वकला, सहाफ़ी और जजेस हर किसी को प्रोटोकॉल चाहिए और सिर्फ अपने लिए चाहिए। इसकी तो जो और जब हम ऑपोजिशन में सब होते हैं ना, तो वो फिर हम उस वक्त बड़े इनकलाबी बनाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, वरना ये तो बहुत ज़्यादा जो ये तो असूल की बात है कि ये गलत बात। राइट, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। रज़ा साहब आप सर हमारे साथ मौजूद रहे प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज यहीं पे प्रोग्राम को समेटते अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़।